और मैनेजमेंट के अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है दैट इज POSDC। ओके, मैनेजमेंट प्रोसेस इज POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेम एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे मेरे जैसे मेरे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, वैसे ही मेरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। बट एक और चीज है, अब सिंस ये प्रोसेस है, तो क्या इसका सीरीज हमें यही फॉलो करना पड़ेगा, दैट इट इज 1 2 3 4 एंड 5? एग्जैक्टली यही फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द सीरीज। जो सीरीज आपको मिली है आपको सेम फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप इसको कहीं भी हेर फेर करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपका गलत हो जाएगा और आपको ZDRO मिलेंगे। ठीक है, ये बड़ी बेइज्जती होती है जीरो देना या फिर प्रॉपर ZDRO लिखना। ठीक है, ज्यादा बेइज्जती फील होती है। चलिए वापस आते हैं प्लानिंग के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। प्लानिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? जैसे कि आप लोग अपनी जिंदगी में प्लानिंग करते हैं, आजकल सबसे ज्यादा प्लानिंग जो होती है वो पार्टीज की प्लानिंग होती है। कभी भी किसी को अपने बर्थडे की पार्टी करनी है, या आप लोग अपनी कॉन्टी पार्टी करते हैं, फेयरवेल पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी करते हैं, फिर उसके बाद एक और आफ्टर पार्टी होती है ना? तो ये सारी पार्टीज के लिए जो आप प्लान करते हैं, तो प्लानिंग का चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पहले से प्लान कर चुके हैं, पार्टीज कर भी चुके हैं, और कुछ के भी रहती भी हैं कुछ पार्टीज। सो ऑब्वियसली प्लानिंग इज समथिंग बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस। आप पहले से एडवांस में जो आगे होने वाला है उसके बारे में सोच रहे हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज टू बी डिसाइडिंग वेल इन एडवांस। आप पहले से उस चीज के बारे में प्लान करके बैठे हैं। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो मतलब अच्छे से पढ़ेंगे इसको। सो अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, तो प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, when it is to be done, and how it is to be done, as well as by whom it is to be done। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्या प्लानिंग सिर्फ एक ही लेवल पे यूज होती है? हमने 3 लेवल्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। सो तीनों ही लेवल्स पे क्या प्लानिंग की जरूरत होती है? एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे प्लानिंग की जरूरत तीनों लेवल्स पे होती है, चाहे वो टॉप है, चाहे वो मिडिल है, या फिर ऑपरेशनल है। ठीक है, फिर कहता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सी, आज आप एक पोजीशन पे खड़े हैं, आज आप एक पोजीशन पे खड़े हैं, आपको फर्दर अनदर पोजीशन पे जाना है। अगर आज आप एक पोजीशन पे खड़े हैं, आपको कहीं और जाना है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेट्स सपोज आप में से कोई बच्चा है जिसको लॉयर बनना है, वो सोचता है कि मुझे एक बहुत बड़ा लॉयर बनना है, तो आज आपने लॉ की प्रिपरेशन शुरू करी। सो दिस इज योर करंट पोजीशन, दिस इज योर फ्यूचर पोजीशन। सो करंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन तक जाने के बीच का जो गैप है, इस गैप को कौन फुलफिल करता है? इस गैप को फुलफिल करता है प्लानिंग। अब आते हैं इसके फीचर्स पे। देखो फीचर्स में ना 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने, अगर आपको याद हो, मैनेजमेंट के टाइम पे बता दिया था कि वो जो पॉइंट्स है वो सेम रहेंगे, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चैप्टर आए, आपको वो हमेशा यूज करने हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस। यहां पर भी आएगा प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या है? प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट in all types of organization, whether it is profit making or not, irrespective of its nature, size and structure। ये मैं कहीं से देख के नहीं बोल रहा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको यही लाइन यूज करनी है एग्जैक्टली इन ऑल द चैप्टर्स। ओके, ये हो गया हमारा ऑल परवेसिव। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस बेटा? कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट शुड बी फॉलोड ऑन अ रेगुलर बेसिस। सिर्फ एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करने से काम नहीं होगा। आजकल लोगों को एक नया शौक चढ़ा हुआ है पतले होने का। ठीक है, डाइट फॉलो करने का, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो वो क्या करते हैं, 2-4 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर 2-4 दिन फॉलो करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं यार हम पतले नहीं हो रहे, हमने डाइट फॉलो करी लेकिन हम पतले नहीं हुए। तो बेटा आपने उसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की तरह फॉलो नहीं किया। अगर आप उसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की तरह फॉलो करते तो डेफिनेटली वो फुलफिल हो जाता, आपका रिजल्ट निकल के आ जाता। ठीक है, ये तो हो गए 2 पॉइंट। एक और बड़ा लॉजिकल पॉइंट बताता हूं। अभी अभी मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस करी, जहां पर मैंने आपको कहा कि जो मैनेजमेंट है, दिस इज पी। आपको ये स्क्रीन दिख रही है जहां पर सामने लिखा हुआ है प्लानिंग और मैनेजमेंट, उसके नीचे प्रोसेस? कैन यू सी द स्क्रीन? आंसर? Yes, sir. Yes. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अगर मैं यहां पर देख पा रहे हो अगर आप, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पी है, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप,
यस एग्जैक्टली, ये सबसे पहला स्टेप है मेरा। यही इसका एक फीचर है। क्या कहता है? इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मेरे फंक्शंस हैं, उसमें सबसे पहला फंक्शन जो है वो कौन सा है? जितने भी मेरे फंक्शंस हैं, उसमें सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? दैट इज दी planning. So planning is a primary function of management. Planning is continuous. Planning is all pervasive. एक और लॉजिकल पॉइंट बताता हूं। कहता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बेटा कभी ऐसा हुआ है कि बीते हुए समय की आप बातें कर रहे हो? देखो बातें कर रहे हो दैट इज फाइन, लेकिन बीते हुए समय की प्लानिंग कर रहे हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई कल मैं पार्टी में गया था, मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं ये कपड़े पहनूंगा, ये तो हो चुका है। हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं ऑलवेज। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 4 पॉइंट मैंने आपको ऐसे ही बता दिए जो लॉजिक के हिसाब से याद कर सकते हैं। अब एक और बात ध्यान रखना, प्लानिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो जहां पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना, वहीं पर डिसीजन मेकिंग की बात आती है। और ऑप्शंस अवेलेबल आते कब है? जब मैं किसी चीज के लिए प्लान करता हूं। जब मैं प्लान करता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल आते हैं, तो मैं डिसीजन मेकिंग करता हूं कि ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। देखो एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर है, उसके सामने कॉलेजेस की लाइन लग जाती है, इसको सिलेक्ट करूं, इसको करूं, इसको करूं। या फिर जो बच्चा बहुत एवरेज है, एवरेज से भी गया गुजरा है, उसको तो मतलब थक हार के मर के जैसे तैसे एक कॉलेज मिल रहा है, उसके पास ऑप्शन थोड़े ना है। सो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमेशा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि हमने चीजों के लिए पहले से प्लान किया। अगर हमने चीजों के लिए पहले से प्लान किया, देन ऑब्वियसली प्लान करने की वजह से, हमारे चीजों को पहले से प्लान करने की वजह से ही हम डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। हम ऑल्टरनेटिव, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे अवेलेबल थे उसमें से चॉइस कर पा रहे हैं, उसमें से डिसाइड कर पा रहे हैं सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने के बाद। फिर कहते हैं प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखो बेटा प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज कैसे है? प्लानिंग इज समथिंग विच इज अबाउट थिंकिंग ऑफ समथिंग। ठीक है? इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। किसी चीज को फार साइटेडनेस, हम आगे के बारे में कुछ देखना, सोचना और इसके बारे में एक इंटेलिजेंट इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट करना। ऐसा नहीं है कि बस तुक्का लगाया और काम हो गया। इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। ऐसे बिना सोचे समझे तुक्के पे काम नहीं चल रहा है। यहां पर प्रॉपर उसके ऊपर मेहनत करी जा रही है, प्रॉपर एक इंटेलिजेंट इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट लगाई जा रही है, फिर उस रिजल्ट को निकाला है हमने। फिर आखिरी पॉइंट आता है, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक गोल्स। बेसिकली जो हमारी प्लानिंग है वो क्या करती है? कहते हैं स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलोंग विद द एक्टिविटीज टू अंडरटेक एंड अचीव द गोल्स। बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्लान करती है, ऑब्वियसली अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस चीज पे फोकस करती है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करूं, अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करूं। सो अपने टारगेट को अचीव करने पे फोकस करती है, इस चीज पे उसका फोकस रहता है। ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हमारा फीचर कंप्लीट होता है तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फीचर्स का मतलब फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है। और अगर इंपॉर्टेंस की बात करें बेटा, तो इंपॉर्टेंस इज समथिंग जहां पर नीड, सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, मेरे लिए प्लानिंग की नीड क्या है, जरूरत क्या है, मेरे लिए प्लानिंग का रेलेवेंस क्या है, मेरे लिए प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है, प्लानिंग मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर हम आज की दुनिया में बात करें, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन ज्यादा है। हालांकि ऐसा बोलते थे कि पहले बच्चों के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। तो देखो अगर लिमिटेड ऑप्शंस उनको पता होता तो मुझे यही करना है, लेकिन आज के बच्चे के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऑप्शंस बहुत सारे तो कंफ्यूजन भी बहुत सारी है। लेकिन जब आप किसी चीज के लिए प्लान करते हैं ना, तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है। जैसे मैंने एक बार 10th में एक बच्चे से बात करी, उसकी मम्मा लॉयर थी, लॉ फर्म चलाती थी। तो उसने कहा कि मुझे लॉयर बनना है सर, मेरा डिसाइडेड है कि मुझे लॉयर ही बनना है। मैं अभी से लीगल स्टडीज भी पढ़ रही हूँ 11th-12th में। फिर मैं 12th में जाके क्लैट का पेपर दूंगी, उसके बाद मैं लॉ की तैयारी करूंगी, फिर मैं अपना कॉलेज सेलेक्ट जो भी मिलेगा उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करूंगी, उसके बाद लॉ फर्म ज्वाइन। तो उसका ना एक विजन क्लियर है, एक माइंडसेट क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, किस डायरेक्शन में काम करना है ना? सो प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो प्लानिंग कभी भी, एक बात ध्यान रखना, प्लानिंग रिस्क को रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप पहले से प्लान करके चलेंगे ना, तो एटलीस्ट आपके रिस्क को रिड्यूस कर देगा। प्लानिंग आपकी अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। देखो हम कुछ चीजों के लिए पहले से प्लान करके चलते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
ऑब्वियसली आप डाउटफुल डेट्स के लिए पहले से प्लान करके चल रहे हो कि हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है। या फिर किसी भी चीज के लिए आप अलग से पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो हम इस चीज को यूज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली हमें ऐसा पता है कि इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज हो सकती है। सो वी ऑलवेज डिसाइड इन एडवांस कि पहले से ये चीज करें ताकि कुछ भी अनसर्टेन इवेंट्स में हमारे साथ कोई रिस्क ना हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने अनसर्टेन इवेंट के लिए पहले से प्लान कर ली तो रिस्क होगा नहीं, रिस्क रिमूव नहीं होगा बट एटलीस्ट रिड्यूस हो जाएगा। आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी पे स्टिकर लग गया और एक चोर आएगा, वो देखेगा ओ माय गॉड ये तो गाड़ी इंश्योर्ड है, आई एम नॉट एबल टू मैं चोरी ही नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, इफ आपकी कार चोरी होती है देन ऑब्वियसली इट इज द बेनिफिट टू यू दैट आपका लॉस कम होगा, आपको कुछ परसेंट कट के बाकी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग इन वेस्टफुल एक्टिविटी। बेटा ओवरलैपिंग इन वेस्टफुल एक्टिविटी का मतलब होता है अननेसेसरी वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, ओवरलैपिंग सेम एक्टिविटी बार बार रिपीट नहीं हो रही है। आई गिव यू एन एग्जांपल इन दिस। मेरी फैमिली में मतलब दूर के रिलेटिव, उनके घर पे किसी के घर पे शादी थी। सो दे हैव नॉट डिसाइडेड दैट हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। सो एनीवन कैन कम एंड आस्क दी जो हलवाई जो भी केटरर था, हाँ जी सर आपको क्या चाहिए, भैया आपको क्या चाहिए मुझे बता दो। अब जो ये लोग होते हैं ये ऑब्वियसली इतने ज्यादा साउंड मतलब दिमाग के नहीं होते, ये दे जस्ट वांट देयर वर्क एंड टू बी वेरी क्विकली। ही सेड 12 किलो पनीर ला दो। द अदर पर्सन अगेन उसने देखा कि शायद उसको कुछ चाहिए, ही केम टू हिम एंड आस्क्ड भैया एनीथिंग यू वांट। ही सेड 12 किलो पनीर बोला था, अच्छा मैं ला देता हूँ। फिर तीसरा पर्सन आया, सेम चीज हुई, उसने उसको भी बोल दिया। तीनों पर्सन इकट्ठे आ गए और आके उन्होंने 12-12 किलो पनीर दे दिया। दिस इज ओनली रिक्वायर्ड ओनली 12 केजी पनीर बट दे गॉट 36 केजी पनीर। अब ऐसे में क्या हुआ? वेस्टफुल एक्टिविटी हुई। क्यों? क्योंकि पहले से डिसाइडेड नहीं था कि कौन क्या करेगा। अगर पहले से डिसाइडेड होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। पहले से डिसाइडेड नहीं हुआ जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो गई। वेस्टफुल एक्टिविटी हुई, ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, सो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। फिर आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं कि एक महीने बाद मेरे घर में पार्टी है, जस्ट गिव मी सम आइडियाज हाउस पार्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कहोगे सर ये कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज मंगवा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। दीज आर दी ऑल ऑप्शंस यू पीपल आर गिविंग टू मी बट माइट बी पॉसिबल आई जस्ट से टू यू बेटा आधे घंटे में मेरे घर पे पार्टी है, अभी 11:30 बजे तक मेरे कजिन्स आ रहे हैं एंड आई एम हैविंग अ हाउस पार्टी एट माय होम, जस्ट लेट मी नो एनी ऑफ द ऑप्शंस यू वांट टू गिव। तो एज सच कोई ऑप्शन आप दे नहीं पाओगे, अगर दे भी दोगे तो मैं आधे घंटे में 1 घंटे में से अरेंज कैसे कर लूंगा। सो ऑब्वियसली इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट करती है, लेकिन जब हम प्लान करेंगे तभी। नेक्स्ट आता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको पहले ही कहा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जब हम चीजों को प्लान करते हैं। जब हम चीजों को प्लान करते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, तो वी कैन जस्ट डिसाइड इवैल्यूएशन करने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन जस्ट चूज दैट। इसके बाद हमने एक चैप्टर पढ़ना है, जब ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट चैप्टर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं बेटा, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना कि हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं। कंट्रोलिंग में लेट्स सपोज ये कोई भी एक चीज है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है कि हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हमें इतना काम पूरा करना है, और ये हमारा एक्चुअल है। ठीक है, कि हमने सोचा था ये, हुआ ये, इन दोनों के कंपैरिजन, ये बेटर है या बेकार है, कम हुआ, ज्यादा हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? कंट्रोलिंग में। लेकिन बेटा एक बात समझो, when we when we follow this process in controlling, obviously we want two things, one is the standard, the other one is the actual। ये दो चीजें मुझे उस टाइम पे रिक्वायर्ड होती हैं, the one is standard, the other one is actual। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड होंगे तभी तो मैं एक्चुअल के साथ कंपैरिजन कर पाऊंगा। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड होंगे ही नहीं तो मैं किसके साथ कंपैरिजन करूंगा अपने एक्चुअल्स को। सो ये स्टैंडर्ड्स हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड करता है प्लानिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आज वो स्टैंडर्ड बना रहा है जिसका बेनिफिट हमें कंट्रोलिंग में आएगा। ठीक है, यहां तक ये सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंस के कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करेंगे इसके बाद, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखो एज यू ऑल नो, लिमिटेशंस इज आल्सो लाइक डीमेरिट्स आल्सो। ठीक है,
इसके अंदर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से ना लिंक्ड है बेटा। वो तीनों पॉइंट्स मैं एक स्मॉल सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको 1 मिनट की, उसके अंदर आपको तीनों पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आप लोगों ने अपने स्कूल में, मुझे पता नहीं है देखे या नहीं, अब तो थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, थोड़े ज्यादा हाई लेवल के डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं। पहले थोड़े बेसिक थे, ठीक है। एक कंपनी थी जिसका नाम था एडुकॉम सॉल्यूशंस, उसने वो बोर्ड्स बनाए थे और बहुत सारे स्कूल्स को उन्हें सप्लाई भी किए, टाटा क्लास एज की जैसे वैसे ही बिल्कुल। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक अनदर स्टार्टअप किया जिसके अंदर उन्होंने सीए स्टूडेंट्स के लिए वर्क किया। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ जल्दी जल्दी। सीए स्टूडेंट्स को क्या करना होता था, जितने भी सीए स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग स्टेट्स, जितने भी अलग अलग स्टेट्स है वहां से यहाँ दिल्ली आते थे, दिल्ली आके पीजी में रहते थे, यहाँ पे अपनी सीए की ट्रेनिंग करते थे, साथ साथ अपनी पढ़ाई करते थे, बिकॉज जितने भी बेस्ट टीचर थे वो दिल्ली में अवेलेबल थे, दिल्ली से बाहर ऐसे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम दिल्ली चलते हैं और वहीं पे जाके रहते हैं और वहीं पे पढ़ाई करते हैं। तो दिल्ली में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ थी, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स की। तो जो ओनर था एडुकॉम सॉल्यूशन का, एक दिन वो लक्ष्मी नगर गया, उसने वहां देखा कि यहाँ पे तो बिल्कुल हब है कोचिंग्स का और यहाँ बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन ये करते क्या है। तो उसने पूछा कि ये सब सीए की कोचिंग कर रहे हैं, तो उसने कहा ऐसा क्यों है, ये यहीं क्यों आते हैं, अपने घर पे वहाँ क्यों नहीं पढ़ लेते। सो उसका जो असिस्टेंट था उसने बोला कि सर वहां पर ना इनको एज सच सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाती इन टीचर्स की, क्योंकि ये टीचर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं और ये दिल्ली में ही अवेलेबल हैं, ये दिल्ली से बाहर नहीं जाते पढ़ाने। तो उसने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये अपने घर रहें और इन्हीं टीचर्स की क्लासेस उनको वहां मिल जाए। तो वो हंस पड़ा, उसने कहा सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही टीचर इतने सारे स्टेट्स कैसे जा सकता है। उसने कहा बिल्कुल जा सकता है, सैटेलाइट के थ्रू। जैसे हम मैच देखते हैं, मैच फिरोजशाह कोटला में होता है लाइव, वो सभी स्टेट्स में जाता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहीं पे एक जगह क्लास कंडक्ट कराएं और ये सारी क्लासेस हम उन तक पहुंचा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम इस पे वर्क अपॉन करते हैं। उन्होंने वर्क करना शुरू किया, धीरे 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 उन्होंने उस पर रिसर्च वर्क किया, कुछ चीजें फाइंड करी, एक स्टूडियो बनाया, टीचर्स हायर करे टेम्परेरी बेसिस पे कि हम 1 साल के लिए आपको हायर कर रहे हैं, 1 साल के लिए हम आपको पैसा देंगे, लेकिन अभी हम इस चीज पे वर्क अपॉन कर रहे हैं, रिसर्च करेंगे, पहले देखेंगे ये चीज पॉसिबल है या नहीं, तभी उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस बेसिकली करी। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये करने करने में उनको कम से कम 14 से 15 महीने लग गए। एज वेल एज ये करते हुए कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए की उनकी कॉस्ट खर्च हो चुकी थी। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इतना सब होने के बावजूद भी ये श्योर नहीं था कि उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपने वो रजनीकांत की एक मूवी देखी हो रोबोट, जिसके अंदर वो रोबोट बनाता है और वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसको बनाते बनाते, बुढ़ा हो जाता है। ऐसे ही थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो ऑब्वियसली 9999 टाइम्स उसको गलत बनाया, फिर उसके बाद जाके वो सही बन पाया। गलत बनाया नहीं मतलब इंटेंशनली, वो गलत बन रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सो बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा उसमें कॉस्ट खर्च हुई, बट उसके बाद भी श्योरिटी नहीं थी कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तीनों पॉइंट इसी में कवर हो जाएंगे। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, डज नॉट गारंटी सक्सेस इन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लिमिटेशंस का, दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। सी मैं अपने दिमाग से सोच के बैठा था कि अच्छा अब ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा। मैंने जैसे ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, अचानक से मार्केट में कुछ चेंजेस आ गए। सो मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फेल कर गया। क्यों? क्योंकि मेरी जो सोच थी वो 6 महीने पहले चलती थी। जो नए चेंजेस आए वो ऑब्वियसली और 6 महीने क्या, और 6 साल आगे लेके चले गए। सो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से आउटडेट कर गया। ऐसा होता है यूजुअली हमारे साथ कि जनरली हम कभी कभी कोई चीजें, कुछ चीजें बनाते हैं, तो वो चीजें जो हमारी हम सोच के चलते हैं कि मार्केट में ऐसा होगा या ये चीज ऐसी रहेगी, लेकिन मार्केट में वो चीज ऐसे नहीं हो पाती। दैट माइट बी पॉसिबल। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस पे और थोड़ा इजी एग्जांपल दूं मैं अगर, कि लेट्स सपोज आपने एक डांस परफॉर्मेंस अपने स्कूल में करने के लिए प्रिपरेशन करी। आपने कोई भी XYZ गाना लिया और उस गाने के अंदर कुछ कट शॉट करे, कहीं पे कुछ ऐड किया, कुछ लेस किया, कुछ हटाया, और अच्छे से उसके ऊपर स्टेप्स प्रिपेयर करे। ठीक है, कुछ वॉइस ओवर भी डाला अपना उसमें, और आपने डीजे वाले को बोला कि भाई पेन ड्राइव है, ये XYZ गाना चला दो। अब उसने अपने साउंड सिस्टम में से, अपने कलेक्शन में से सेम गाना चलाया, लेकिन अपने कलेक्शन में से आपने जो पेन ड्राइव में बोला था वो वाला गाना नहीं चला। क्या आपके स्टेप्स और उसकी बीट्स मैच करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका गाना अलग था। सो प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद, the other point is time consuming over does not work in dynamic, reduce creativity. Okay, yes, leads to rigidity and reduce creativity. मैं आपको एक बात बताता हूँ,
कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल टीचर जो है ना वो अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, बहुत जल्दी-जल्दी चैप्टर खत्म करा देती हैं, हमें समझ नहीं आता। अब कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी क्या मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी टीचर अच्छा ना पढ़ाती हो। लेकिन उसका रीज़न क्या होता है, उनके लिए वहाँ पर वैसा परफ़ॉर्म करना एक मजबूरी हो जाता है बिकॉज़ उनको एक टाइम लिमिट एक 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 पैरामीटर दिया है कि इतने टाइम पीरियड में आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। अब जब हम सामने वाले को किसी रिजिडिटी पे काम करने के लिए बोलते हैं ना, कि भई ये एक रिजिड एनवायरनमेंट है, आपको इसी में रह के ही काम करना है। सो ऑब्वियसली उस पर्सन की क्रिएटिविटी खराब हो जाती है। उस पर्सन की क्रिएटिविटी वो आ ही नहीं पाती है। कई बार हम बोलते हैं हमारे ट्यूशन सर तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। वो तो ऐसे एग्जांपल देते हैं कि एक लड़का था उसकी गर्लफ्रेंड थी। इस तरीके के एग्जांपल देते तो हम तो बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। हो सकता है कि आप कर पा रहे हो, लेकिन बेटा देयर इज़ अ रिजिडिटी फॉर दैट टीचर हू इज़ टीचिंग इन अ स्कूल। अब अगर वो उसकी रिजिडिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी खराब हो सकती है। अब जैसे जब यूजुअली ऐसा होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो आपको कुछ पैरामीटर्स देती है। कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको परफॉर्म करने के लिए बोलती है। सो यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर्स। ठीक है? और कहीं न कहीं ये भी एक बात है कि जब हम पहले से चीज़ें प्लान करके चलते हैं ना, तो सामने वाले की क्रिएटिविटी खराब हो जाती है। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। उस दिन हम एक रेस्टोरेंट गए, हम डिनर करने गए थे, तो उसने बोला कि एक एक जो थर्ड फ्रेंड था उसने बोला कि यार बोल देना कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता, इसको बोलना थोड़ा कम मिर्ची डालेंगे। उसने बोला ना, ना लीव लीव। मैंने लास्ट टाइम इसको बोला था कि ये कम कर दो या ज़्यादा कर दो, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने बिल्कुल ही टेस्ट बेकार कर दिया। उसको जैसा बनाना है वैसा बनाने दो। सो दैट्स अ थिंग, दैट्स अ फैक्ट। सामने वाले की क्रिएटिविटी उसको करने दो, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जहाँ पर पहले से प्लान्ड उसके हिसाब से अगर वो चीज़ें कर रहा है दैट इज़ फाइन। अगर आप प्लान्ड चीज़ें उस पे थोपोगे, सो ऑटोमैटिकली उसकी क्रिएटिविटी खराब होगी। ठीक है? सो रिजिडिटी है, इसीलिए क्रिएटिविटी खराब हो रही है। अगर आपने किसी को एक रिजिड वे दे दिया कि इतने टाइम पीरियड में आपको ये कंप्लीट कराना है, सो इस रिजिडिटी की वजह से उसकी क्रिएटिविटी कर्ब हो रही है, खराब हो रही है, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा उस चीज को। ठीक है? यहां तक हमारा लिमिटेशंस था। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अच्छा, इसके बाद जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। अभी मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू सम मोर स्लाइड्स फॉर टाइप्स ऑफ प्लान बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको टाइप्स ऑफ प्लान में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है? एक बार आज हम डिस्कस करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ना। फर्दर जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन अ मोर बेटर वे, कि आपको ये चीज समझ आएगी कि आप कोई भी चीज जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रही है तो वो उसी टाइम आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे प्रोसेस में, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फोर्थ पॉइंट इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिफ्थ सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सिक्स्थ इम्प्लीमेंटेशन द प्लान एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉलो अप एक्शन। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इजी सी चीज है। ठीक है? इजी सी चीज कैसे है? आप एक बात समझो, इसको रिलेट करना रियल लाइफ से, जैसे जैसे मैं आपको बता। पहले आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो बच्ची मुझे कह रही थी कि मुझे लॉयर बनना है, तो उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि आई वांट टू बिकम अ लॉयर। ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया दैट आई वांट टू बिकम अ लॉयर। ठीक है? नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज कंसर्न विद फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन एंड जनरली क्या होता है कि हम एक ख्याली पुलाव बना लेना, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, कि क्या फ्यूचर में होगा, क्या हम करेंगे, कैसा करेंगे, कुछ कुछ अजम्पशंस जो हम क्रिएट करते हैं, दैट इज द डेवलपिंग प्रेमिसेस। कि आप सोचोगे अच्छा मैं लॉयर बन जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं इतना बड़ा लॉयर बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, जस्ट लाइक दैट। उसको बनने के लिए फिर आपने आइडेंटिफाई किया क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है मेरे पास, क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है मेरे पास जिसके थ्रू मैं बन सकता हूँ। जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए तो आपने इवेल्युएट किया विच वन इज बेटर, कि ये वाला बेटर है, इसमें कितनी कॉस्ट है, इसमें कितना टाइम है, इसमें कितनी कॉस्ट है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। जब इन सबको इवेल्युएट किया तो आपको उसमें से एक जो ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर आपका जो ऑप्शन था अवेलेबल था वो आपको ज्यादा अच्छा लगा। जो एक आपको ज्यादा अच्छा लगा आप उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कहेंगे कि भैया अब इसको इंप्लीमेंट करो, जो मैंने सेलेक्ट किया है अब इसको इंप्लीमेंट करवाओ। फिर आप टाइम टू टाइम फॉलो अप एक्शन करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमने इंप्लीमेंट कराया था वो ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर ठीक से फॉलो हो रहा है दैट्स रियली वेरी गुड। अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वी शुड वर्क अपॉन दैट।
वर्क अपॉन दैट, हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ पर हम कोई ऐसी चीज है जिसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, कहाँ पर हमारे सामने कोई ऐसी चीज है जिसे हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे यूज करना है। ठीक है, यहां तक हमारा प्रोसेस था। अगेन याद करा दूं, प्रोसेस है तो सीरीज ब्रेक नहीं करेंगे, 1 to लेके 7 तक सीरीज में आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, हेडिंग्स शुड बी सेम एज पर एनसीईआरटी। मैंने एक पेपर चेक किया था, उस बच्ची ने बहुत अच्छा पेपर किया था, लेकिन उसकी एक ही गलती थी। गलती ये थी, उसने बहुत सारे प्लेसेस पे उसने जो हेडिंग्स यूज करी थी, वो हेडिंग्स ठीक नहीं थी। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप आई मीन पेपर कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यू शुड फॉलो दैट। यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन योर टीचर्स, व्हाट दे आर सेइंग। उनकी बात को समझो, अंडरस्टैंड करो, उन पे फेथ करो, जो आपको करने के लिए कह रहे हैं उस चीज को अंडरस्टैंड करो। चलिए, तो हेडिंग शुड बी एग्जैक्टली सेम। इसको लर्न करने के लिए टेक्निक्स जो मैंने कहा था आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसी के बेसिस पे इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आता है सबसे पहले अबाउट दी टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान को थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इसका ओवरव्यू दे दूं आपको कि जो टाइप्स ऑफ प्लान है ना बेटा हमारे लिए, वो दो चीजें हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लान एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग प्लान? सी, स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है एक वो प्लान जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, सेम प्लान if I'm using again and again, that's my standing plan. And what is the meaning of single use plan? Single use plan का क्या मतलब है? See, single use plan का मतलब है अगर कोई चीज आप एक बार यूज कर रहे हैं, अगर कोई चीज आप एक बार यूज कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा उसे सेम तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, then that is a single plan. जैसे कि आप अगर अपने स्कूल जाते हैं, so on a daily basis you people are going to school. अगर ऑन अ डेली बेसिस आप लोग स्कूल जा रहे हैं और स्कूल का टाइम 8 बजे है, सो दैट्स अ सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, दैट्स अ स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि सेम प्लान आप रोज यूज कर रहे हैं, बार बार उसे फॉलो कर रहे हैं। बट इफ आई से कि अगर कल आपके स्कूल वाले ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, या आपके स्कूल वाले आपको पिकनिक लेके जा रहे हैं, या आपके स्कूल वाले कहीं भी डे आउट के लिए लेके जा रहे हैं और आपको स्कूल पहुंचना है सुबह 4 बजे, is this a single use plan or standing plan? Obviously this is a single use plan, क्योंकि एक बार के लिए आपको इतने बजे बुलाया है, हर रोज आपको इतने बजे नहीं बुलाया जा रहा। स्टैंडिंग की बात करेंगे सॉरी, सिंगल यूज की बात करेंगे तो सबसे पहले बजट। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, अंडरस्टैंड करते हो, वैसे भी आज बजट आया ही है। बजट इज अ सिंगल यूज प्लान, नॉट अ स्टैंडिंग प्लान। आप सेम बजट एवरी ईयर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि वो एक अलग बात है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को थोड़ा और ही अलग तरीके से समझती है। वो लिटरल ही ले लिया इस बात को कि सेम बजट हर साल यूज नहीं कर सकते, तो इतने ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस कर देते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा पिछले बजट में क्या था, इस बजट में क्या, बस पढ़ते ही रहो बैठ के, है ना। सो वो एक अलग बात है, बट स्टिल आपने इस साल बजट बनाया, इस साल के एक्सपेंसेस, इस साल के रेवेन्यूज जो गवर्नमेंट को आ रहे हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली आपके रेवेन्यूज काफी हद तक सेम रहेंगे, काफी हद तक बदल भी जाएंगे। उसके सोर्सेज सेम रहेंगे, ऑब्वियसली रेवेन्यूज चेंज हो जाएंगे और एक्सपेंसेस ऑब्वियसली चेंज होंगे। इस साल लेट्स सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा लगाया, नेक्स्ट ईयर एजुकेशन पे ज्यादा पैसा लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर हो सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन पे ज्यादा पैसा लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर किसी और चीज पे ज्यादा पैसा लगाएंगे। सो ऑब्वियसली बजट कैन बी चेंजेस ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस। हर साल नया बजट गवर्नमेंट आपको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आता है उसके बाद प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम है, आप ये कह सकते हो, इट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट which outlines the objective, policy, procedure, rule, task and human resources. आप इसको आप इसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा भी हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, ठीक है, ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट। तो क्या मेरा उसके लिए प्रोग्राम रहेगा, मेरी पॉलिसीज क्या रहेंगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, एक प्रॉपर आउटलाइन जो हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, दैट्स आल्सो अ सिंगल यूज, बिकॉज ऑब्वियसली वो सेम दोबारा यूज नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये दो चीजें हैं। अब आते हैं स्टैंडिंग पे। कुछ इसमें से एक दो ऐसे हैं जो स्टैंडिंग भी हैं, नीदर स्टैंडिंग है नॉर सिंगल यूज है, पर खैर मैं अभी आपके साथ इसका मीनिंग डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल?
देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, रूल और पॉलिसी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे होता है? डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई चीज किसी कंपनी की, कोई चीज किसी कंपनी की पॉलिसी है या कोई चीज किसी कंपनी का रूल है, तो उसमें एक स्लाइटली सा डिफरेंस है। स्लाइटली सा डिफरेंस ये है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स में it is not allowed to open to have food, your own food. Better to purchase food from there and just have it, है ना? अब मुझे बस इतना बताओ, एक चीज मतलब खुद से सोचो इसको, कि वहां पे फूड खाना अलाउड नहीं है, ये रूल है या पॉलिसी है? देखो कुछ बच्चे कहेंगे ये रूल है, बट मैं आपको बताऊं ये रूल नहीं है, ये कंपनी की पॉलिसी है कि हम आउटसाइड फूड अलाउ नहीं करते। हालांकि जो उनका एम्प्लॉय होगा शायद उसको पता नहीं होगा, वो बोल देगा भैया हमारा रूल है, हम बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते। देखो रूल इज समथिंग जिसके अगेंस्ट आपको कोई भी पनिशमेंट मिल सकती है, पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, दैट्स अ रूल। पॉलिसी इज समथिंग जहां पर कंपनी आपको बोल सकती है, वार्न कर सकती है, बट ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर केस ठोक देगी, ऐसे नहीं है कि आपको पुलिस बुला लेगी। अब लेट्स सपोज आप मैकडॉनल्ड्स गए, आप खाना खोल के बैठ गए, वो पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, हेलो सर आएंगे जरा एक बार देखना है, एक बंदा आ गया यहाँ पे अपना पर्सनल खाना खोल के बैठ गया हमारे मैकडॉनल्ड्स में, सर उठा के ले जाओ इसको। मतलब नेक्स्ट डे की न्यूज हेडलाइंस में आ गया कि मिस्टर एक्स जो भी वहां पे खाना खा रहे थे, मिस्टर पुनीत मान लेते चलो, मिस्टर पुनीत पकड़े गए हैं, क्या कर रहे थे, मैकडॉनल्ड्स में खाना खा रहे थे, अपना पर्सनल आलू के पराठे खा रहे थे। ये क्या बात हुई? मतलब इस चीज पे आप किसी को सजा थोड़ी ना करवा दोगे, ये कैसी सी बात हुई? तो रूल इज समथिंग, अगर आपने मैकडॉनल्ड्स में जाके वहां पे स्मोक कर लिया, क्या इसके ऊपर आपके ऊपर केस हो सकता है? इसके ऊपर पुलिस आपको लेके जा सकती है, 100% लेके जा सकती है। तो वैसे वो बात अलग है, हम इंडिया में रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है कि 100 200 500 रुपए देके छूट जाए, बट यूजुअली लेके जा सकती है। अगर मैं कहूं कि मैं एक लिकर की बोतल लेके चला गया, मैकडॉनल्ड्स जाके टेबल पे रखा और उसको वहीं पे कंज्यूम करना शुरू कर दिया, क्या अब मुझे पुलिस लेके जा सकती है? बिल्कुल लेके जा सकती है। पब्लिक प्लेस पे जाके मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे अगेंस्ट उसमें क्रिमिनल तो नहीं कहूंगा, आई मीन लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है मेरे अगेंस्ट उस सिचुएशन में। कंपनी की पॉलिसी है कि हम गुड्स बेचते हैं सिर्फ कैश बेसिस पे, ये पॉलिसी में आता है, ठीक है? रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी की पॉलिसी है। रूल है नो स्मोकिंग, मेरे प्रीमाइसेस में आप स्मोक नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये कुछ डिफरेंट है बहुत बड़ा। कई बार केस स्टडी आ जाती है इसमें, तो बच्चे मुझे आके कहते हैं सर मैं तो इसका आंसर पॉलिसी लिखा है। बेटा क्या, मैंने अभी जैसे बताया कि खाना खाने पे उसको जेल थोड़ी ना करवा दोगे कि मतलब आप जेल में पहुंचे, साथ वाला पूछा भैया किस जुर्म में अंदर आया, कुछ नहीं भैया रेस्टोरेंट में खाना खोल लिया था अपना, बताओ इस जुर्म में मुझे अंदर कर दिया, ये कैसी सी बात है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी वैसे नीदर सिंगल और नॉर स्टैंडिंग प्लान है। स्ट्रैटेजी क्या है? देखो स्ट्रैटेजी है बेसिकली कुछ भी करके सामने वाले को अपना प्रोडक्ट बेचना है, दैट्स योर स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जैसे अभी हमारे यहाँ एक नई शॉप खुली, ऑल्दो दैट्स अ वेरी ओल्ड शॉप, ठीक है? मनोहरी स्वीट्स के नाम से, दैट्स वेरी फेमस इन नॉर्थ दिल्ली, कमला नगर की साइड। उसने यहाँ रोहिणी में खोला, और खैर वो वहां पे भी ये अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, यहाँ पे भी उसने स्टार्ट किया कि रात को 9 बजे के बाद अगर आप कोई भी ऐसी आइटम जो पेरिशेबल नेचर के आइटम्स है, स्पेशली बंगाली स्वीट्स या फिर ढोकला, खांडवी, समोसे, जो भी हमारे पास बचा होगा, ठीक है? नॉट सुबह का, उसका तो वो फ्रेश ही बना रहा होता है, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी। सो वो सब आपको 50% पे मिल जाएगा। अब उसकी दुकान पे अब आप जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाओगे सिर्फ वही खरीदोगे, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉक इन तो आ गया, कस्टमर तो आ गया उसकी दुकान पे, भीड़ तो दिख गई। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, जहां पर आप सामने वाले को अपनी दुकान पे खींचने के लिए वर्क अपॉन कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नए एरिया में आए, नए मार्केट में एंटर्ड किए, यू वांट सम पीपल कम टू योर प्लेस, एंड दिस इज वेरी ऑर्गेनिक वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, दिस इज वेरी ऑर्गेनिक वे। और अब आप कहोगे सर इसके लिए लोगों को पता कैसे लगेगा? पहले तो सोशल मीडिया है, वो तो एक चीज है, बट अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, एक माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज होती है। मैं मतलब कैसे गया उस दुकान पे, मुझे भी किसी ने बताया कि वहां पर ऐसा है, तो हो सकता है मैं भी चला गया, मैंने किसी और को बताया, हो सकता है मेरे कहने पे 2 लोग और चले गए। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द स्ट्रैटेजी बिजनेस इज यूजिंग। अब उसके लिए जो वो 50% पे बेच रहा है, वो स्पेसिफिकली 10-20 किलो शाम को, रात को बनाता है, क्योंकि उसे पता है इतने लोग खरीदने आएंगे। वो सुबह वाला नहीं है, वो फ्रेश बना के बेच रहा है, लेकिन उसका माइंडसेट है, उसकी स्ट्रैटेजी है,
क्योंकि उसे पता है कि मैं कस्टमर को ये चीज शायद रेट टू रेट बेच रहा हूँ, या हो सकता है थोड़े कम प्राइस पे भी बेच रहा हूँ, लेकिन स्टिल दैट्स अ गुड थिंग फॉर मी कि इसकी वजह से एटलीस्ट मेरी पब्लिसिटी हो रही है, लोग मुझे जान रहे हैं, लोग मेरी दुकान पे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उसके बाद कंपनी का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का? जैसे कि कंपनी ने एक टारगेट सेट किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि मुझे अगले 6 महीने में इस चीज को अटेन करना है, मुझे अगले सेशन में या अगले ईयर में या अगले फाइनेंशियल ईयर में 20% ROI करना है। अभी मेरा ROI जो है वो 10% है या 12% है या 15% है, मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको 20% पे लेके जाना है। मुझे अपनी सेल्स को 30% से इंक्रीज करना है। उसके लिए मुझे जो टेक्निक्स लगानी है मैं लगाऊंगा, बट स्टिल मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा टारगेट है, मुझे 30% से अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। प्रोसीजर और मेथड, ये हमारे लास्ट 2 टॉपिक रह गए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार बच्चे ना प्रोसीजर और मेथड में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर प्रोसीजर क्या है और मेथड क्या है, हमें तो सर दोनों सेम सेम से लग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लग भी सकते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे ना, इन डेप्थ इसका मीनिंग समझेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखो, कहता है प्रोसीजर इज समथिंग बेसिकली, जैसे हम किसी जर्नल को बनाने का एक प्रोसीजर है, अकाउंट्स में जर्नल बनाते हैं, उसको बनाने का प्रोसीजर है, या किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर है। देयर आर सम steps performed in a chronological order. What is the meaning of chronological order? जैसे हम जर्नल भी बनाते हैं तो chronological order में बनाते हैं, जैसे जैसे जो चीज होती जा रही है वैसे वैसे उसके स्टेप्स हम फॉलो करते जाएंगे। जैसे जैसे जो चीज होती जा रही है वैसे वैसे उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही जो उसके स्टेप्स डिसाइडेड है हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दैट्स व्हाट प्रोसीजर। जैसे अगर आप ये कह सकते हैं बैंक में जाते हैं, तो आप बैंक में जाके एक चेक देते हैं। आजकल तो पैसा निकालना या ट्रांसफर करना इज वेरी इजी, हम किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, किसी भी वे से पैसा मनी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अर्लियर इट वाज नॉट देयर, यू नीड टू गो टू बैंक टू ट्रांसफर मनी और विड्रॉल ऑफ मनी, एटीएम भी नहीं था। सो हम किसी बैंक में जाते हैं और चेक लेके जाते हैं। लेट्स सपोज आई बीन टू द बैंक एंड मैं वहां जाके मतलब बोलता हूँ उनको, आई वेंट टू द बैंक, मैं उनको बोलता हूँ कि ये मेरा चेक है, ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। तो यूजुअली क्या होता है कि जो कैशियर बैठा होता है वहां पे उसे चेक करता है, तो कहता है कि अच्छा आप आधार कार्ड लाए हैं, ये आप ही के साइन है? यस, आपकी, मेरे ही साइन है। चेक के पीछे भी एक साइन कर दीजिए। वो आपके साइन देखता है कि अच्छा यार साइन लग तो रहे हैं इसी बंदे के हैं, लेकिन मुझे फ्रॉड भी लग रहा है, तो हमारा तो सर प्रोसीजर है कि मैं इसको अप्रूव कराऊंगा। तो वो यहाँ से आपको बोलता है कि ये मैंने अपने लेवल पे डन कर दीजिए, वहां पे एक पर्सन बैठे हैं उनको दे दीजिए। आप यहाँ से वहां लेके जाते हैं, उनको चेक देते हैं, तो वो ऐसे देखता है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर डालता है, फिर ऐसे करता है, फिर कंप्यूटर पे देखता है, आपकी शक्ल देखता है, वो कहता है यार बंदा तो मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गड़बड़ हो ना जाए, तो मैं अंदर से भी चेक करा लेता हूँ। वो इसके बाद कहता है अब आप रुकिए 2 मिनट, फिर अपने इंटरनल पर्सन को देता है और उसे बोलता है वहां से जो मैनेजर बैठे हैं उनसे अप्रूव करा के ले आओ। फिर मैनेजर अप्रूव करते हैं, फिर वो अपने लेवल पे अप्रूव करके यहाँ से आपको दे देता है, फिर आप कैश काउंटर पे जाते हो देते हो। तो सर ये उनका प्रोसीजर है। पहले वहां से यहाँ, पहले वहां से वो खुद चेक करेगा, फिर आपको वापस करेगा, फिर आप यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे चेक करेगा, फिर ये मैनेजर के पास भेजेगा, मैनेजर चेक करेगा, मैनेजर अपने ही बंदे के थ्रू यहाँ लेके आएगा, फिर वो आपको देगा और आप जाके वहां देंगे। तो सर दिस इज द प्रोसीजर, रूटीन स्टेप्स जो कंपनी फॉलो कर रही है, तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है उसके बाद मेथड। अब सर ये मेथड क्या है? मेथड इज बेसिकली अ प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करते हुए हमें अपने मेथड को फुलफिल करना है। जैसे कि द बेस्ट मेथड इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ वेरियस मेथड। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, तो उसमें से हमने बेस्ट मेथड फाइंड आउट किया कि हम इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि क्या ट्रेनिंग मेथड्स हम अडॉप्ट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अलग मेथड्स हैं, जो फर्दर उनसे नीचे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अलग मेथड्स हैं, जो ऑब्वियसली और ज्यादा नीचे काम कर रहे हैं उनके लिए अलग मेथड्स हैं। वी कैन नॉट यूज द सेम मेथड फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। डिफरेंट टास्क के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि स्टॉक को वैल्यू करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, दैट्स बेसिकली अ वे ऑफ डूइंग अ वर्क। ठीक है, ये हमारे जो प्लान्स थे। देखो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से टाइप्स ऑफ प्लान पूरे पूरे चांसेस हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अदरवाइज प्रोसेस और ऑब्वियसली आपके फीचर्स, लिमिटेशंस और इंपॉर्टेंस में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करके जाना है।
कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसको आप मिस करेंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसको आप मिस करेंगे। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई जो टॉपिक आप एग्जाम में छोड़ के जाते हैं, जो टॉपिक या जितने ज्यादा टॉपिक आप एग्जाम में छोड़ के जाते हैं, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी उस टॉपिक के आने की होती है। ये आपको देखना है कि मुझे कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से करके जाना है, लेकिन छोड़ना तो कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो एग्जाम से पहले मैं आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दूंगा एंड आई कैन अश्योर यू, ठीक है, आप अगर वो लिस्ट पूरी पढ़ के जाते हैं, आपका पेपर, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई भी चीज आपको नहीं आती है। बस कंडीशन ये है कि जो मैं दूंगा उसको पढ़ना है। पता लगा ये तो पढ़ लिया कि मैंने कुछ दिया है, लेकिन उसमें जो लिखा था वो सब नहीं पढ़ा। अगर आप उसे नहीं पढ़ेंगे, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट, कोई पॉइंट ही नहीं है उसको लेने का अगर आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस चैप्टर में से कुछ स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत चीजें पिक कर रहा हूँ जो हम डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है, ठीक है। चलिए, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? सबसे पहले तो एक चीज समझिए, दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट? दैट इज प्लानिंग। सेकंड स्टेप क्या है मेरा? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ना हो क्या रहा है, पहले तो लिटरल समझते हैं कि लिटरली हो क्या रहा है। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं एक मूवी बना रहा हूँ। सो मेरे माइंड में एक थॉट आया, आई होप यू ऑल नो हु इज संजय लीला बंसाली। तो जो संजय लीला बंसाली है, वो हमेशा कुछ एक अलग टॉपिक, एक हटके टॉपिक निकाल के लाता है, ठीक है। आई रियली रिस्पेक्ट दैट मैन। और वो जो निकाल के टॉपिक लाते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करते हैं। रिसर्च वर्क करने के बाद उस चीज पे वर्क अपॉन शुरू करते हैं। तो प्लानिंग में क्या हो रहा है, किसी भी काम को करने के लिए, उस चीज को करने के लिए पूरा रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पूरा उस पे थिंग्स फाइंड आउट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे अभी हीरा मंडी उन्होंने बनाई, तो उस पे बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क किया, हिस्ट्री में क्या हुआ रहेगा उसके बारे में, उसका क्या जो भी चीजें बुक्स में लिखी हैं, उसके लिए कोई वीडियोस हैं, उसके लिए कोई कोई भी पब्लिकेशन या कुछ भी जो भी अवेलेबल है उस सबको फाइंड किया। फिर आते हैं, जब वो अपने लेवल पे सब कुछ फाइंड कर पाए, उस पर सक्सेसफुल हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज समथिंग, अभी तक उन्होंने सोचा नहीं था कि मुझे किसको लेना है, किससे एक्ट कराना है, नहीं कराना है, ये तो भी बाद की बात है। अभी उन्होंने स्क्रिप्ट रेडी करनी है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, वो सारी चीजें प्लान कर चुके हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि मेरी स्क्रिप्ट, क्या क्या भूमिकाएं होंगी, क्या क्या रोल्स होंगे। जैसे कि अगर मैं एक स्कूल ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने प्लान किया, प्लानिंग में सारी चीजें कर चुका हूं मैं, रजिस्ट्रेशन कराना, स्कूल की एफिलिएशन लेना, ये करना वो करना। अब मेरा सेकंड स्टेप शुरू हो रहा है, दैट इज माय ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर एक चीज दिखाता हूँ, प्लीज समझना इसको। लेट्स सपोज मैंने अपना स्कूल खोलना है, तो मैंने जो प्लान किया था वो सब मेरा प्लान, स्टार्टिंग में प्लानिंग में जो चीजें थी वो पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट मैंने कहा कि मैं अपने स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता हूँ। यहाँ पर मेरे स्कूल में एक मैनेजर होगा, ठीक है, यूजुअली कुछ स्कूल्स में होता है। मेरे स्कूल में एक मैनेजर होगा। मैनेजर के बाद यहाँ पर मेरे स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, होंगे मेल या फीमेल मुझे नहीं पता, बट एक प्रिंसिपल होंगे। इन प्रिंसिपल के नीचे बेसिकली वाइस प्रिंसिपल होंगे, या कुछ स्कूल्स में हेड मिस्ट्रेस होते हैं, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल होंगे। फिर इन वाइस प्रिंसिपल के नीचे मेरे स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स होंगे, ठीक है, दो तीन या चार, जनरली 9 10 11 12 या 9 10 के लिए अलग, 11 12 के अलग, फिर 6 to 8 और जूनियर में जैसे भी, ये सब मेरे कोऑर्डिनेटर्स होंगे। इन कोऑर्डिनेटर्स के नीचे एचओडीज होंगे, कोऑर्डिनेटर्स के नीचे एचओडीज होंगे, ठीक है। और फिर इन एचओडीज के नीचे फर्दर टीचर्स होंगे। अब आपको ये जितना सब कुछ दिख रहा है, एक चीज आपको समझ आ रही होगी, यहां पर मैंने अभी तक किसी को हायर नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैनेजर कौन है, मुझे नहीं पता प्रिंसिपल कौन है, मुझे नहीं पता वीपी कौन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब यहीं पर डिसाइड कर लेता हूं, इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक पे, इसी लेवल पे, इसी फंक्शन में, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। मैं यहीं पर डिसाइड कर लेता हूं क्या ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी,
क्या ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इन अलग अलग पोजिशन के लोगों की। क्योंकि जब हम एक मैनेजर हायर करेंगे तो वो हमें नहीं बताएगा हमें क्या करना है, हम उसे बताएंगे कि भैया आपको ये चीजें करनी है। जब हम एक प्रिंसिपल हायर करेंगे तो प्रिंसिपल को हम बताएंगे ये हमारी जॉब रोल है, ये चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है। जब हम एक वाइस प्रिंसिपल को हायर करेंगे तो सेम प्रोसेस, जब हम एचओडीज को हायर करेंगे तो सेम प्रोसेस। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली मेरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन सॉरी जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, इसके अगले स्टेप पे, दैट इज दी स्टाफिंग, जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज स्टाफिंग। वहां पर मैं क्या करता हूँ, वहां पर मैं लोगों को हायर करता हूँ। आई होप यहां तक मेरी बात जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक बार हम इसका प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा मेरी आज की क्लास का। प्रोसेस के बाद बाकी फिर हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस अगेन। अब ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हमारे पास जो सारे स्टेप्स हैं वो सेम ही तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। आई डोंट ऑलवेज एंजॉय, ठीक है, इसका स्लैंग इसको लर्न करने का, आई डोंट ऑलवेज एंजॉय। जिसका सबसे पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। सेकेंड पॉइंट है दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। द थर्ड पॉइंट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड द फोर्थ पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो सबसे पहले हमारे लिए काम क्या है, सबसे पहले द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। देखो अगर मेरे सामने बहुत सारा काम है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कहाँ से शुरू करूं, तो पहले उस काम को स्मॉल स्मॉल टास्क में बांट लेते हैं। जब उस काम को स्मॉल स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर हम उसका बर्डन ऑफ वर्क है वो शेयर कर देते हैं अमंग द एम्प्लॉयज। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना डिपार्टमेंटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स grouping together the activities those of are in the similar nature, जैसे कि परचेज सेल, परचेज सेल या उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो सब फाइनेंस के अंदर आती है। कितना हम परचेज कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब उसकी उसकी अकाउंटिंग, ठीक है। ऐसे तो अपने आप में परचेज डिपार्टमेंट लगे, सेल्स डिपार्टमेंट लगे, उसको सेल से मतलब है कितना सामान बेचेगा, उसको परचेज से मतलब है, ठीक है। या फिर पैकेजिंग है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चली जाती हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखो जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं तो फिर हमारा अगला स्टेप होता है ड्यूटीज असाइन करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोल दी अभी कि यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं, वो हम स्टाफिंग में करेंगे। ये मैंने पता है क्यों क्लियर किया, बहुत बार इनिशियल ईयर्स की बात कर रहा हूँ, पहले दूसरे साल में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो बच्चे कहते थे सर यहाँ पे तो अभी स्टाफिंग हुई नहीं, हमने लोगों को हायर नहीं किया, अब ड्यूटीज किसको असाइन कर रहे हो। आपने लिखा सर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो ड्यूटी किसको असाइन कर रहे हो, वर्क किसको डिवाइड करो, सर बंदे तो है ही नहीं। अरे भाई ठीक है, हम तो अपना प्रोसेस पहले ही डिसाइड कर रहे हैं ना कि जब बंदे आ जाएंगे तो हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये उनके रोल्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये जॉब प्रोफाइल है, ये उनकी ड्यूटीज हैं जो उनको करनी है। दिस इज व्हाट, कि हम वहां पर ये सब चीजें डिसाइड कर रहे हैं पहले से, ठीक है। सो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू असाइन द टास्क टू डिफरेंट जॉब पोजीशंस, डिफरेंट जॉब पोजीशंस को उनका टास्क असाइन करना। फोर्थ पॉइंट आता है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को और बेटर वे में समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा, कभी क्या, ये तो हुआ ही होगा आपके साथ, ऐसा हुआ होगा ना दैट योर टीचर गेव यू सम होमवर्क और आपने वो होमवर्क किया ना हो, मतलब ऐसा बोल दिया हो टीचर ने कि आफ्टर 1 वीक टीचर ने कहा कि ये होमवर्क है कर लो, बस बात करो, इससे ज्यादा तो कुछ बोला ही नहीं। तो आप उसको करोगे, टीचर ने कहा ही नहीं कब दिखाना, तो हम क्या करें, कर लेंगे कभी भी 2 4 6 महीने जब मन करे कर लेंगे। लेकिन अगर एक टीचर ने आपको वर्कशीट दी और कहा बेटा इसका सबमिशन डे कल है, कल जो नहीं करके लाएगा उसको क्लास से बाहर निकाल दो, तो क्या आप आज ही रात को बैठ के उसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो पता है क्या होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत बहुत जरूरी होता है। जहां पर सामने वाले के साथ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। उसे लगता है ठीक है कर लेंगे, जब देना होगा तब देख लेंगे, उससे 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले कर लेंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसको समझ नहीं आ रहा है। तो
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है यूजुअली आपके कोई कज़िन्स, आपके फ्रेंड्स या आपके मम्मा-पापा या कोई भी आपके घर में अगर वो ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो कोई काम ही नहीं है, इनको क्या है, घर बैठे हैं, काम करें ना करें बताना थोड़ी ना होता है। नो बेटा, इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव टू गिव ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ द थिंग्स व्हाट दे हैव डन in an entire day, and it's not only for one day, it's for every day, usually weekly या फोर्टनाइट, जैसे भी मतलब कभी भी 15 डेज में, 10 डेज में, 30 डेज में, जो भी कंपनी का रूल होता है उसके हिसाब से वो फॉलो कर रहे हैं। सो इन दैट केस उनको वो सारी चीजें रिपोर्ट करनी है, एस्टैब्लिश करना है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, किसके साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ। तभी वो उस चीज को सीरियस लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और तभी वो उस चीज का रिस्पॉन्ड अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हमारा प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास के अंदर ही कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ओवर कर देंगे। टिल देन आज का जो हमारा लेक्चर है ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू